केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। कुछ ऐसे क्रिस्प पॉइंट होते हैं जो हम जल्दी से आपको रिवाइज करवा दें और आपके क्वेश्चन थोड़े आसानी से बनने लग जाते हैं उससे। यहाँ बैक पेयरिंग, इसको बोलते हैं बैक पेयरिंग, होना इसको बोलते हैं ना होना। क्लियर है बच्चों? जो क्विक रिवीजन से आपको क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा हम हेलो जेई एस्पिरेंट्स, एलन के जेई चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो जल्दी से इस पर अपना सब्सक्रिप्शन शुरू करें आप। और मैं कपिल वाधवा आज जेई के सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। बच्चों, हम पहले भी मिल चुके हैं और पहले हमने आपको एक जनरल गाइडेंस दिया था केमिस्ट्री के बारे में। आज हम हमारी प्रोजेक्शन सीरीज में सब्जेक्ट वाइज बात करने वाले हैं, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज बात करने वाले हैं। बच्चों, आज आपको ध्यान होगा, हमने जो पिछले वीडियो में आपको एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताई थी कि कौन सी टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहता है, किस तरह से रहता है। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और पर्टिकुलर टॉपिक पर थोड़ी बात करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताए थे उनके कुछ टॉपिक से रिलेटेड आपसे बात करने वाले हैं। हम जल्दी से आपको उनका क्विक रिवीजन करवाएंगे ताकि आपसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से बनते चले जाएं। तो बच्चों, आज इस सीरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैं लेकिन इसके पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आ रहे हैं बच्चों, और वो सरप्राइज डिक्लेयर होगा जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के कुछ दिन पहले ही। तो आप हमारे चैनल से जरूर अपडेटेड रहें, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी और ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। तो बच्चों, शुरू करता हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। मेरा पहला पॉइंट आपसे यह है कि जो हमारा पहला वीडियो था जहां हमने सब्जेक्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक की वेटेज वाइज बताया था, तब हमने कहा था आपको कि केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। याद है बच्चों आपको? तो आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मुझे पूरा विश्वास है और पूरा पता है कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से जेई की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें पूरे चैप्टर में कुछ डाउट्स हों। हम पूरा चैप्टर पढ़ा भी नहीं रहे हैं अभी आपको, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे क्रिस्प पॉइंट होते हैं जो हम जल्दी से आपको रिवाइज करवा दें और आपके क्वेश्चन थोड़े आसानी से बनने लग जाते हैं उससे। आज हम इसी फॉर्मेट में पूरा काम करने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने जो पढ़ रखा है इस चैप्टर का कंटेंट क्या क्या, पहले वो आपको बता दूं मैं। ये सारे टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन में जनरल इंट्रोडक्शन आता है लिगेंड के बारे में। आप सभी को पता है लिगेंड्स के फॉर्मूले ही जेई मेन में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ईडीटी का फॉर्मूला बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, GLY-1 BI/PY, इस तरह के स्ट्रक्चर से कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है वो सब काम कर रहे होंगे आप लोग। IUPAC नेमिंग और आइसोमेरिज्म, यस, IUPAC नेमिंग भी मैंने बात करी पहले भी और अभी भी कह रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं आपको और कुछ ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाता है। आइसोमेरिज्म अच्छा टॉपिक है, हो सकता है इसके लिए अगला वीडियो लेके भी नहीं आए आपके लिए। तो वर्नर थ्योरी, सिज्विक थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसी। और एक एप्लीकेशन पार्ट, आप सभी को पता है एप्लीकेशन पार्ट मतलब NCERT में लास्ट में दिया है और बहुत कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का यूज किया है सॉल्ट एनालिसिस में, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, विल्किंसन कैटलिस्ट हुआ, कौन सा लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में काम आता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस, एंटी कैंसर मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस इस चैप्टर से कवर की जाती हैं। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि मॉन्ड प्रोसेस में बनने वाले कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। लो भैया, आपसे मेटलर्जी भी पूछ ली और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन भी पूछ लिया साथ में आपसे। तो इस तरह से आपको क्लब क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो एप्लीकेशन पार्ट पे आपको जाना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट आप पढ़ के सीख सकते हैं। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है इसके अंदर CFT, जहां पर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो मैं आज क्विक रिवीजन आपको CFT का ही करवाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, डन। शुरू करता हूं मैं। CFT शुरू करने से पहले आपको एक बात तो पता होनी ही चाहिए कि जो CFT है वो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। अभी VBT में कुछ कमियां रह गई थी, VBT से कुछ बातें क्लियर नहीं हो रही थी हमारे को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करी थी, अरे बैक पेयरिंग एक्सप्लेन नहीं हो रही थी उससे, कलर एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, लिगेंड की रिलेटिव स्ट्रेंथ एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। तो इन सब बातों को लेते हुए हमने जब और स्टडी करी तो हमें CFT के बारे में हमें पता चला गया। CFT और सी थ्योरी हमारे पास, तो इसके बारे में हमने सीखा। तो हम CFT VBT की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, हम उन बातों को समझने के लिए जो वो नहीं समझा पाए उसके लिए हम CFT शुरू करते हैं। तो CFT इन बातों को दूर तो करेगी, इन कमियों को दूर तो करेगी, लेकिन आपको पहले से कुछ बेसिक आइडिया है कि नहीं बच्चों CFT पढ़ने के लिए? एक बात दिमाग में होनी चाहिए। वो बात ये है कि आपको पता है कि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, उनके शेप कैसे होते हैं, वो पता है तो मैं CFT पे आता हूं। उम्मीद करता हूं पता होगा, लेकिन जल्दी से मैंने आपके सामने एक स्लाइड बना दी है। ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 और DZ2 आपके सामने बने हुए हैं। अब बताइए, इनके अंदर 3 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द एक्सिस होता है, जबकि बाकी 2 में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां है? अलोंग द एक्सिस। देख रहे हैं, इन तीनों में बिटवीन द एक्सिस है और इन दोनों में अलोंग द एक्सिस है। तो इस बात के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं CFT के पॉइंट्स पर आता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CFT जो है वो लिगेंड और मेटल के प्योर कोलम्बिक फोर्स को कंसीडर करती है। प्योर कोलम्बिक फोर्स, ओवरलैपिंग वगैरह हाइब्रिडेशन यहां नहीं देखना होता है।
प्योर कोलम्बिक फोर्स कंसीडर करते हैं। लिगेंड मेटल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मान के हम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। फिर यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी है आपके सिलेबस में, लेकिन हम फिर प्रिसाइज रहेंगे, आज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अब बात करेंगे आप लिगेंड है। लिगेंड जब मेटल के पास आएंगे, कोलम्बिक फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से पास आएंगे, तो पहली बात तो पास क्यों आ रहे हैं, अट्रैक्शन है। लेकिन सीएफटी पढ़ते समय बच्चों आप अट्रैक्शन तो हो ही रहा है डेफिनेटली, तभी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, लिगेंड और मेटल के बीच में जो रिपल्शन फोर्सेज जो काम कर रहे हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर रिपल्शन हो रहा है तो फिर कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है? अरे भाई रिपल्शन तो सेकेंडरी फैक्टर ना, प्राइमरी तो अट्रैक्शन ही है, लेकिन हम सीएफटी समझने के लिए रिपल्सिव फोर्सेस पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जब लिगेंड पास आते हैं तो उससे मेटल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, रिपल्शन से क्या फर्क पड़ता है, उसी पे सीएफटी बेस्ड है बेटा। ठीक, हाँ, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते समय हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि लिगेंड कहां से आ रहा है, एक्सियल अप्रोच कर रहा है। अभी देखो मैंने आपको 5 डी ऑर्बिटल दिखाए थे, पांचों अलग अलग दिखाए थे, लेकिन अब इस बॉक्स में जरा इमेजिन करिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब मैंने पांचों डी को इस बॉक्स में एक साथ दिखा दिया है। अरे भाई हम पढ़ने के लिए अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन होते तो सब एक साथ ही है ना, तो मैंने इन सबको एक साथ यहां दिखा दिया है समझाने के लिए कि उस क्या इंपैक्ट आने वाला है। देखिए, अब जब लिगेंड मेटल के पास नहीं थे, तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी लो थी, ठीक, लो थी, सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे ही लिगेंड पास आएंगे इनकी डी की एनर्जी बढ़ जाएगी। देखिए 5 डी हैं, इन 5 डी की एनर्जी बढ़ गई। लिगेंड कहां से आ रहे हैं बच्चों, वापस से बोलो एक बार, एक्स वाई जेड एक्सिस से आ रहे हैं, इन 5 की एनर्जी बढ़ चुकी है। फिर वही बात, सर एनर्जी बढ़ रही तो कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है, बोल चुका हूं, बार बार इसका आंसर नहीं दूंगा बच्चों में। हाँ, तो एनर्जी बढ़ चुकी है, क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, एनर्जी हम रिपल्शन पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ चुकी है। लेकिन एक बात सोचे, हमने ये एज्यूम किया है बच्चों कि लिगेंड कहां से आ रहे हैं, एक्सिस से आ रहे हैं, एक्सिस से आ रहे हैं बच्चों लिगेंड। इसका मतलब ये हुआ इन 5 को सेम रिपल्शन फील नहीं हो रहा है। हम कहने को 5 को सेम एनर्जी बढ़ा दी हम सबने, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इन 5 को हमने एनर्जी इंक्रीज कर दी, लेकिन सब पे सेम इंपैक्ट नहीं है बच्चों। सबसे ज्यादा परेशान कौन से ऑर्बिटल हो रहे हैं, ऑब्वियसली जो एक्सिस पर आ रहे हैं। और कौन से एक्सिस पर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एक्सिस पे आ रहे हैं, तो उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, जबकि बाकी तीनों की घट गई। एक्चुअल में यहां हुआ क्या, पहले यहां से यहां पहुंचने में एनर्जी सबकी बढ़ी। हम ऐसा मान लेते हैं जैसे कि डायग्राम में दिखा है, एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स कंसीडरिंग स्फेरिकल एनर्जी। अगर मैं ये ना मानूं कि लिगेंड एक्सिस पे आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहा है, लेकिन लिगेंड मेटल के पास आ रहे हैं, तब ये एनर्जी, तब तो ये 5 की बढ़ेगी ना। मुझे क्या पता किस पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, तो 5 की बढ़ा दी मैंने। लेकिन जैसे ही मैं कंसीडर करूंगा, अज्यूम दैट लिगेंड्स आर ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, जैसे एक्सिस पे अज्यूम किया मैंने, एक्सिस पे अज्यूम करते से ही एक्सिस वालों पे रिपल्शन ज्यादा है। ये देखो आप, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऐसा नहीं कि एक ऊपर चला गया एक नीचे आया, ऐसा नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। क्या मतलब इस बात का, जो ज्यादा परेशान है उसको ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, ज्यादा एनर्जी पे चल जाएंगे, जो कम परेशान है मतलब कम रिपल्शन फील कर रहे हैं वो कम एनर्जी पा जाएंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनर्जी का, समझ रहे हैं मेरी बात। रीडिस्ट्रीब्यूशन में 2 ऑर्बिटल ऊपर गए, वो कौन से गए हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उसे सीएफटी के अंदर से हम ईजी बोलते हैं। और जो नीचे आए हैं उनको कौन से हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, इन्हें हम बोलते हैं T2G। ये ईजी और T2G एक्चुअल में मूलिकन टर्म सिंबल होते हैं, उनका डिटेल अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन T2G ईजी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए दोनों। हाँ, ये क्या है, स्प्लिटिंग होने के बाद है, ये बीच में बैरी सेंटर है। अब ये सही क्या लिखा है, ये +3/5 क्या लिखा और -2.5 क्या लिखा। अरे भाई, ये एवरेज एनर्जी से इनकी एनर्जी बढ़ गई है, इनकी एनर्जी इस रेशियो में घट गई है। वो रेशियो तो आपको पता ही है, जब 5 की एनर्जी यहां थी, 2 की बढ़ी है, 3 की घटी है, ऑब्वियसली 2 की थोड़ी ज्यादा बढ़ी होगी, 3 की थोड़ी कम घटी होगी ना, सिंपल सी बात दिख रहा है आपको यार, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग हुई, बस अगर आपको स्प्लिटिंग समझ में आ गई तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की सीएफटी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। हम क्या नहीं समझा पा रहे थे, बैक पेयरिंग नहीं समझा रहे थे, कलर नहीं समझा रहे थे, वो सब स्प्लिटिंग कंसीडर करते ही क्लियर हो जाता है बच्चों। स्प्लिटिंग से आगे बढ़ूं मैं, पहले 5 ऑर्बिटल डीजनरेट थे, 5 डीजनरेट हैं, लेकिन एनर्जी बढ़ चुकी है लिगेंड आने पर और स्प्लिटिंग हो चुकी है। ऊपर क्यों गए, क्योंकि एक्सिस पे हैं वो और एक्सिस पर लिगेंड है। नीचे क्यों आए, बिटवीन द एक्सिस वाले, उनको रिपल्शन कम है इसलिए नीचे आ गए हैं। ठीक बच्चों, और रेशियो मैंने बता दिया, T2G मैंने बता दिया आपको। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं मैं। अब सर स्प्लिटिंग से फर्क क्या पड़ेगा, अब याद करो आप हाई स्पिन लो स्पिन वर्ड यूज करते हो, वो यहीं से तो आए, स्प्लिटिंग से तो क्लियर होंगे। पहले हम क्या करते थे, 5 को सेम एनर्जी वाला बोलते थे, तो हम समझा नहीं पाते थे कि बैक पेयरिंग क्यों हो रही है। अब देखो, अगर D5 सिस्टम है, मान लो ये D5 सिस्टम है, देखिए आप D5 सिस्टम, ये भी D5 सिस्टम है, जरा देखिए ध्यान से आप। अगर स्प्लिटिंग हुई D5 सिस्टम में, फॉर एग्जांपल Mn+2 ऐसे आयन जिसके अंदर D5 कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए अगर 1 2 3 4 5 इस तरह फिलअप किए हुए, क्यों, क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा O बड़ी है, किसकी कंपैरिजन में, पेयरिंग एनर्जी की कंपैरिजन में, इसलिए यहां पर बैक पेयरिंग हो गई, इसको बोलते हैं बैक पेयरिंग होना। जबकि वहां पर हमने
डेल्टा ओ और पी में से यहां पर पीई बड़ी है, पी मतलब 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन जो रखने में एनर्जी लग रही है उसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, वो ज्यादा है इसलिए हमने ऊपर रख दिया है, समझ रहे हैं। जबकि 1 2 3 चौथा यहां रख रहा हूं तो कम एनर्जी लग रही है लेकिन गैप बड़ा है इसलिए यहां रख रहा हूं मैं। उसको बोलते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो D5 में दो कॉन्फ़िगरेशन हो गए, एक बैक पेयरिंग होने वाला और एक न होने वाला, समझ रहे हैं मेरी बात। एक को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग से डिसाइड होता है, CFAC की वैल्यू से डिसाइड होता है, पेयरिंग एनर्जी से हमें बैक पेयरिंग एक्सप्लेन करी। देखो आप पहले हम नहीं कर पा रहे थे, यहां बैक पेयरिंग, इसको बोलते हैं बैक पेयरिंग होना, इसको बोलते हैं ना होना। क्लियर है बच्चों। अच्छा जल्दी से सुना दूं आपको मैं, हाई स्पिन लो स्पिन वर्ड भी सब जगह काम में नहीं आते हैं। जहां पे दो पॉसिबिलिटीज बने, जैसे D5 में दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, यहां पे हम हाई स्पिन लो स्पिन वर्ड यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, अगला एग्जांपल लूं अगर मैं D3 वाला, D3 में हाई स्पिन लो स्पिन का स्कोप नहीं बनेगा, बिकॉज D3 है, D3 सिस्टम है, 1 2 3 1 2 3, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है चाहे कैसा भी लिगेंड है, हमेशा ही 3 अनपेयर्ड आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चों। अभी मैंने T2G EG नाम लिए थे तो बताना जरा यहां पे क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, T2G 5 EG 0। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, T2G 3 और EG 2, ऐसे लिखते हैं इन कॉन्फ़िगरेशंस को। ठीक बच्चों, ये तो आप बैक पेयरिंग मैंने समझा दी अभी आपको। CFT में स्प्लिटिंग को कंसीडर करने से बैक पेयरिंग होने और न होने को हम CFAC और पेयरिंग एनर्जी से रिलेट करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक बच्चों, आगे आता हूं। सर CFT से हम कलर कैसे रिलेट करेंगे। अच्छा पहले वापस से अभी बात बोलता हूं, मैंने अभी D3 बात करा, D3 में हाई स्पिन लो स्पिन नहीं बोलते। देखो क्यों नहीं बोलते, D3 में चाहे कोई भी लिगेंड आए, कोई भी लिगेंड आए, हमेशा 3 अनपेयर्ड आ ही रहे हैं, इसलिए हाई स्पिन लो स्पिन वर्ड काम में नहीं आएगा। तो आपको डाउट ही आएगा सर हाई स्पिन लो स्पिन वर्ड कहां कहां काम मिलेंगे, तो जल्दी से बता दूं आपको मैं, हाई स्पिन लो स्पिन वर्ड की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहां कहां इंपॉर्टेंस है, केवल D4 में, D5 में, D6 में और D7 में। आप चेक करके देख लो, D1 D2 D3 में और D8 D9 D10 में दो संभावनाएं बनेंगी ही नहीं, तो हाई स्पिन लो स्पिन वर्ड क्यों बोलेंगे हम। ठीक, अब CFT ने जो दूसरी कमी को दूर किया VBT की, और वो है कलरेशन। सर ये कलर आते क्यों हैं, एक्चुअल में सिंपल अगर एटम देखूं, आयरन +2 देखूं या Mn+2 देखूं, उस इंडिविजुअल आयन में कोई भी गैप विजिबल लाइट के करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो कलर नहीं आना चाहिए था। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने पर ऐसा क्या हो जाता है कि कलर आ जाता है, तो वही तो है, कॉम्प्लेक्स बनने पर क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, ये क्रोमियम का फ्लोरो कॉम्प्लेक्स है, ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है, अमाइन कॉम्प्लेक्स है, साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, इसमें हो क्या रहा है, अलग अलग गैप क्रिएट हो रहा है। अलग अलग गैप क्रिएट होने से कलर अलग क्यों आते हैं सर, अरे भाई ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में ये जो गैप आ रहा है, स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं जिसको हम, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी, इसको डेल्टा O1 बोल देता हूं मैं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं, ऐसे इसको 4 बोल देते हैं। ये गैप सब में अलग अलग है ना, अगर गैप अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के दौरान अलग अलग एनर्जी चाहिए होगी। बच्चों देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो क्या होगा, T2G से निकल के EG में जाएगा, इसे हम क्या बोल सकते हैं, T2G EG ट्रांजिशन, T2G EG ट्रांजिशन, कॉमनली बोलते हैं DD ट्रांजिशन। DD का मतलब ये नहीं कि 3D का 4D, अरे भाई 3D का 3D में गया है, लेकिन स्प्लिटेड 3D से दूसरे हाई एनर्जी वाले 3D में गया है। क्लियर। अब सर अलग अलग कलर तो आ रहे हैं, ये हम कलर रिलेट कैसे करें सर, वो येलो क्यों है और ये ग्रीन क्यों है। हमें कलर कौन सा दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। आपको एक कलर व्हील सबने पढ़ा होगा बच्चों, देखो आप इस कलर व्हील में क्या होता है, VIB, मैं इसको याद करने के लिए ऐसे कराता हूं, VIBGYOR, ये कलर व्हील है। ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील बताता है। अगर कोई लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका उल्टा वाला कलर हमें दिखेगा इस व्हील के अकॉर्डिंग। अगर कोई कंपाउंड येलो दिख रहा है मतलब वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वॉयलेट इंडिगो। कोई ग्रीन दिख रहा है मतलब रेड एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ऑरेंज दिख रहा है तो ब्लू, ब्लू दिख रहा है तो ऑरेंज, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक बच्चों, न्यूटन कलर व्हील से हमें क्या पता चलता है, कोई लाइट कौन सी वाली एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका उल्टा वाला हमें दिखेगा। ठीक है, मैं पीछे आता हूं वापस से, पिछली स्लाइड में ये येलो है, ये वॉयलेट है, जरा ध्यान से देखना। अगर व्हील पे जाके देखेंगे येलो कब दिखेगा, जब एब्जॉर्ब कलर कौन सा होगा, एब्जॉर्ब कलर कौन सा होगा, वॉयलेट। और ये वॉयलेट कब दिखेगा, जब एब्जॉर्ब कलर कौन सा होगा, येलो। अब जरा चेक कर लो आप दोनों में से कौन सा हाई एनर्जी वाला है, वॉयलेट हाई एनर्जी वाला है। देखो गैप बड़ा है, गैप बड़ा है, हाई एनर्जी वाला कलर लगेगा यहाँ पर एक्साइटेशन में, यहाँ गैप छोटा है, लो एनर्जी वाला कलर लगेगा। देखो रिलेट हो भी रहा है, येलो लो एनर्जी वाला है, वॉयलेट हाई एनर्जी वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये अलग अलग कलर के बारे में सबको क्लियर हुआ। अच्छा स्लाइड देखिए, शायद आपको डाउट आ रहा हो, सर ये भी तो येलो है, ये भी तो येलो है, सर दोनों सेम कैसे हो गए। अरे भाई हमारी आंखों से सेम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का लैम्डा एब्जॉर्ब तो अलग अलग होगा ना, उसमें गैप थोड़ा और ज्यादा है। मतलब वॉयलेट का भी वो हाई एनर्जी वाला वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा, ये थोड़ा लो एनर्जी वाला वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा। बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। स्प्लिटिंग से हमने क्या समझा दिया, बैक पेयरिंग होना। दूसरा क्या समझा दिया, कलर। आगे बढ़ता हूं मैं, कलर व्हील आपको याद होना चाहिए बच्चों, काम आता है एग्जाम में ये।
अब जो गैप है सर वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा, जिस जिस बात पे डिपेंड करेगा उससे कलर चेंज होंगे, उससे बहुत सारी बैक पेयरिंग होना ना होना वेरी करेगा। डेल्टा किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिगेंड, पता ही आप सभी को। दूसरा चार्ज ऑन मेटल, यस चार्ज बढ़ेगा तो कोलम्बिक फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, ज्यादा हो जाएंगे, लिगेंड पास तक पहुंचेगा, गैप बढ़ाएगा वो। मेटल बिलोंग टू 3D 4D और 5D, यस। अरे भाई डी ब्लॉक में हम नीचे आएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए 5D और 4D वाले में जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से CFC के गैप बढ़ जाता है, क्रिस्टल फ्री स्प्रिंग एनर्जी बढ़ी आएगी। सोचो ना जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा करूंगा मैं वापस एक बार फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड से फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, हर लिगेंड की डोंटिंग एबिलिटी अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। अब मैं क्या करूंगा, एक स्लाइड पीछे जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये 4 कंपाउंड दे दिए, क्रोमियम ही दे दिया, एक बच्चे ने फ्लोराइड से बनाया, एक ने एक्वा से बनाया, एक ने अमाइन से, एक ने साइनाइड से, एक ने EN से, एक ने BN से, एक ने जितने भी लिगेंड होते हैं क्लोरो से, EDTA से, सबसे कॉम्प्लेक्स बना दिए और सबका मैंने एक्सपेरिमेंटल मेथड से लैम्डा एब्जॉर्ब निकाल लिया, जिसका लैम्डा से मैंने एनर्जी निकाल ली। E=hc लैम्डा, आपको आती है एनर्जी निकालना। अगर आपने एनर्जी निकाल ली तो हमें पता चल जाएगा कि क्रोमियम के लिए कौन सा लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन उससे कम स्ट्रॉन्ग है, कौन उससे कम स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन और भी वीक है। समझ गए? और उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सबने पढ़ रखा होगा, इस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्ट्रॉन्ग और वीक को भी डिफाइन करेंगे हम, लेकिन स्ट्रॉन्ग इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब कहेंगे सर आपने 2 क्यों दिए, ये वाली और ये वाली। देखो हमने बहुत सारे लिगेंड पढ़े हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सीरीज लिखी मिलती, नंबर ऑफ लिगेंड्स का वेरिएशन होता है, होनी चाहिए आपके पास रेफरेंस की तरह से, परंतु NCERT वाली सीरीज आपको याद करनी चाहिए, इसको याद ही करना पड़ेगा। ये कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक वाली सीरीज, ये एटलीस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है ये वाली। ठीक है, अब एक बात सर, इसमें कहां तक स्ट्रॉन्ग मानूं कहां तक वीक मानूं, ये भी पॉइंट बच्चों के दिमाग में आता है। तो भाई उसके लिए हमें काफी सारा काम करना पड़ेगा, बट फिर भी हमने इस वीडियो के साथ एक सिनॉप्सिस ऐड किया है, पूरे चैप्टर का PDF है उसके अंदर, आप उसको जरूर देखिएगा, वहां पर आपको हिंट मिलेंगे कि कहां पर मुझे स्ट्रॉन्ग लेना है, कहां पर वीक लेना है। फिर भी इन जनरल बता दूं आपको, 3D सीरीज के +2 आयंस के लिए, 3D सीरीज के +2 आयंस के लिए वाटर सबके लिए आप वीक लीजिए, वाटर वीक तो उसके पीछे वाले भी वीक डेफिनेटली, और EN स्ट्रॉन्ग और उसके आगे वाले भी स्ट्रॉन्ग। +2 आयन के लिए बोला मैंने, बीच वालों के लिए डिपेंड करता है मेटल कौन सी है, +2 आयंस के लिए, ठीक, EN और उसके आगे वाले स्ट्रॉन्ग, वाटर उसके पीछे वाले वीक। +2 आयंस के लिए, +3 आयंस के लिए, +3 आयंस के लिए फ्लोरो सबके लिए वीक है, अमोनिया सबके लिए स्ट्रॉन्ग है, और ऑक्सिलेट की बात करूं अगर मैं, तो ऑक्सिलेट कोबाल्ट +3 से पहले तक तो वीक है, लेकिन कोबाल्ट +3 से ऑनवर्ड्स पीछे तक स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। मैं जो बोल रहा हूं सुनिएगा, समझिएगा, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सारी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे यहां पर। फिर से कहां तक स्ट्रॉन्ग कहां तक वीक, आपको ये मेटल पे डिपेंड करता है, लिखा ना मैंने मेटल पे डिपेंड करता है, बट मैं 3D सीरीज की बात कर रहा था अभी। ठीक बच्चों, अब सर इतनी देर में आपने हमें CFT के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के फटाफट समरी सुना दी आपने, रिवीजन तो हो गया, क्या इससे हमारा काम चलेगा, कुछ क्वेश्चन हो भी रहे हैं क्या इसको पढ़ने से? अरे भाई आप एक बार देखो, सी पुराने पेपर निकाल करके हमारे इस वीडियो के लिंक में अवेलेबल है, बता चुका हूं पहले भी, हम लोग बता चुके हैं सभी आपको। 2019 के हमारे LN के पेज पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक वाइज हैं वो सारे क्वेश्चंस, 2019 के और 20 के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और 21 के पेपर वाइज मिलेंगे, डे एंड शिफ्ट वाइज। प्रैक्टिस करिए आप, खूब ढूंढिए क्वेश्चन, उसमें करते रहिए। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन, अभी हमने CFT पढ़ी, देखो चुटकियों में क्वेश्चन होंगे अब आपसे। JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है, द मेटल d ऑर्बिटल दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स इन K3COCN6। बताओ बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। ज्योमेट्री क्या हुई? ऑक्टाहेड्रल। लिगेंड कहां से आ रहा है? अभी बताया मैंने यार, कहां से आ रहा है? एक्सिस से। उसके ठीक सामने कौन आएंगे? यही तो आएंगे। हुआ कि नहीं क्वेश्चन? एक चुटकी में खत्म। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन है 5 सितंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। कंसीडरिंग दैट, लो जो चीज आपको डाउट थी वो तो क्वेश्चन में लिख के ही दे दी कि स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अब क्या करना है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स का बताना है आपको। रुथेनियम, हाँ ये देखो रुथेनियम का कॉम्प्लेक्स, इसमें रुथेनियम +2 है। मैं यहाँ एक आपको सजेशन देना चाहूंगा बच्चों, जेईई मेन वाले कई बार एग्जाम में एटॉमिक नंबर दे देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन है आपको 3D 4D और 5D सीरीज के आप कोई भी तरीके से उनको याद कर लीजिए, कौन किसके नीचे आता है वैसे, या लेफ्ट राइट कौन किसके नीचे आता है, याद रहेंगे तो आपका आते हुए क्वेश्चन गलत ना हो जाएंगे, छूट ना जाए। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, सर मुझे रुथेनियम का एटॉमिक नंबर ही नहीं आता, छोड़ के आ गया क्वेश्चन। अरे कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन में सब कुछ तो लिखा है क्वेश्चन में यार, इसलिए एटॉमिक नंबर आप याद कर लेना, मेरा सजेशन है। कभी कभी देते भी हैं, कभी नहीं भी देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया उन्होंने। हाँ, अब रुथेनियम की आता हूं। रुथेनियम का कॉन्फिगरेशन +2 का, रुथेनियम +2 आयरन +2 के ठीक नीचे आता है, तो उसका 3D6 होता है, इसका 4D6 हो गया। देख लो आप, अगर 4D6 में स्प्लिटिंग करवाऊंगा, ये लो T2G नीचे EG ऊपर, और क्वेश्चन में क्या लिखा है? स्प्लिटिंग एनर्जी बड़ी, पेयरिंग एनर्जी छोटी है। क्वेश्चन क्लियर? 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग पूरी हो गई।
लो भैया एक भी अनपेड नहीं बचा, T2G6 EG0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका मतलब एक भी अनपेड नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही तो आएगा। बोलो बच्चों इंटीजर क्वेश्चन है, आंसर एनटी का आंसर जीरो आ रहा है, देख लो आपके सामने। सिंपल से क्वेश्चन यार, क्या मैंने 10 मिनट आपको रिवाइज करा उससे क्वेश्चन हो रहे हैं वाले, तो आपने पूरा साल पढ़ाई की, सोचो आप। अगला क्वेश्चन देखिए, द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, लो वापस से में रुथेनियम वाला आ गया, ये रुथेनियम +2 अभी लिखा मैंने, D6 आ गया इसके अंदर, D6 में EN है, EN क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1 2 3 4 5 6, एक भी अनपेड नहीं है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ T2G6 EG0, मतलब क्या आ गया T2G6 EG0। अगला है आयरन +2, देख लो इधर आयरन +2 है, सेम आयरन +2 में भी सेम 3D6 हो जाएगा। हाँ भैया सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्प्लिटिंग करवाइए वापस से, 1 2 3 4 5 6। सर ऐसा क्यों किया आपने, अरे अभी पढ़ाया ना मैंने 3D सीरीज के +2 आयन के लिए वाटर वीक लिगेंड है। लो क्या हुआ कॉन्फ़िगरेशन, T2G4 EG2, निकाल लो आंसर, ये रहा आंसर 3 दिया देखो आपने, कंप्लीट क्लियर। क्या करना है, सुना और आपका काम हो रहा है। देखो अब आप अगले पे आता हूं, ऐसे ही जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा है कि द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल आयन इन इट्स हाई स्पिन और लो स्पिन। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बच्चों, उसी मेटल के दो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, हाई स्पिन लो स्पिन, और उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितना दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी किया हमने फेरस आयन D6, चलिए D6 में अगर मैं बैकपेयरिंग करवा दूं 1 2 3 4 5 6, एक भी अनपेड नहीं, 0 अनपेड। जबकि मैं अगर D6 में अगर बैकपेयरिंग नहीं करवाऊं तो जरा चेक करना कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेड हुए, इसमें 4 उसमें 0, आंसर नहीं है, बिकॉज डिफरेंस क्या बोल रहा है, डिफरेंस 2 का आना चाहिए। ये देखो ये लो कोबाल्ट +2 D7 कॉन्फ़िगरेशन करवाइए, D7 में ये लो, अगर मैं लो स्पिन बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, एक अनपेड, और अगर मैं हाई स्पिन बनाऊंगा तो जरा चेक कर लेते हैं 1 2 3 एक मिनट बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, यहां 3 है वहां एक अनपेड है, डिफरेंस 2 का हुआ, दैट इज द आंसर। लो खत्म। ठीक बच्चों, ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, ये एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम +3 का, जो क्या कर रहा है, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, 498 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है डी ट्रांजिशन के लिए। ठीक, द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द अबव कॉम्प्लेक्स इज दिस मच किलोजूल डैश 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 दिस मच किलोजूल। पूछा उसने खाली जगह पे क्या भरना है, ठीक है ना, नियरेस्ट इंटीजर भरना है। समझिए सिंपल सी बात, टाइटेनियम, इधर देखिए टाइटेनियम +3 मतलब D1 सिस्टम। बेटा ये मैंने कहा ना कॉन्फ़िगरेशन तो याद होने ही चाहिए। D1 सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये लो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इकलौता इलेक्ट्रॉन है पहला, और वहीं आएगा, ये हाई स्पिन का लो स्पिन है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, T2G1 EG0 एक्साइट करेंगे तो कितने नैनोमीटर एनर्जी लग रही है, इतनी लग रही है। गैप कितना हुआ, इस गैप को कैसे निकालेंगे, अभी बताया HC वाला लैम्डा से, डेल्टा O = E = HC वाला लैम्डा पुट किया, कितना है सॉल्व करने पर, ये वैल्यू आई। पूछी कौन सी यूनिट में है, जूल में, ये देखो जूल में सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, -19 की रेंज में आ रहा है, 3.9, तो राउंड ऑफ में 4 हो जाएगा। ये लोग कुछ करना कहाँ है इसके अंदर, जरा सी कैलकुलेशन से आंसर आ रहा है। H और C की वैल्यू तो याद होती है आपको बच्चों, ऐसा मत करो यार। नैनोमीटर को उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको कन्वर्जन फैक्टर सारे पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हुआ 16 मार्च 21 का इवनिंग शिफ्ट का इंटीजर में क्वेश्चन था, ये भी CFT की इतनी सी इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो गया है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, ये 2 सितंबर 2020 का है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने ग्राफ दिए हैं, ये लैम्डा मैक्स है, ये लैम्डा मैक्स इसका है, एक कॉम्प्लेक्स का है, ये A का है, ये B का है और C का। आपको पहचानना है कि ABC कौन से हैं। अरे भाई ये लैम्डा इतनी ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा है, एनर्जी कम होगी, मतलब सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है उन तीनों में से, ये सीरीज लिखी है, सबसे वीक वाला लिगेंड ही तो हाईएस्ट लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग वाला जो लिगेंड है वो होने पर सबसे लो लैम्डा आएगी, मतलब सबसे हाईएस्ट एनर्जी लगेगी वहां पर। तो आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का, देखिए जल्दी से आप, क्या आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का, सेकंड इज द आंसर। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपके पास लेके आ रहे हैं जो क्विक रिवीजन से आपको क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी किया हमने, फिजिकल में भी करेंगे, और दूसरे सब्जेक्ट में हम ऐसा करते रहेंगे। अगले वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहें, और जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, इसका सिनॉप्सिस इसके लिंक में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके पूरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो सिनॉप्सिस आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने बनाया तो बहुत बढ़िया है, हमारे वाले को रिव्यू कर लीजिए एक बार कि हाँ ठीक है, उसमें देख लिया मेरे आपके वाले में कुछ कमी है तो उसमें से उठा करके यहाँ लिख दिया आपने अपने वाले उसमें, ठीक है, तो उसको यूज करिए, बाकी सब बातें हैं ही सही। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले बार फिर, ऑल द बेस्ट।